जो है आज आपके 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जब प्रश्न पूछे गए हैं उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो देखिए पन्नालाल घोष का जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्ययंत्र से है। तो बांसुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा जो है वाद्ययंत्र और उनके वादक से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इनका जो संबंध है ना ये आपके संतूर वाद्ययंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्ययंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो देखिए जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है आपके तबला वाद्ययंत्र से है। सरोद वादक की बात कर ले तो देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है आपका सरोद वाद्ययंत्र से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो देखिए बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है आपका शहनाई वादक से है। सितार वादक की बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है आपके सितार वाद्ययंत्र से है। सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इनका जो संबंध है आपके सारंगी वाद्ययंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए जिया मोहिद्दीन डागर, इसके अलावा अद्यागरी, श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्ययंत्र से है। इसके अलावा अगर रुद्र वीणा की बात कर ले तो देखिए असद अली खान का जो संबंध है ना ये आपके रुद्र वीणा से है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे। तो देखिए मोहन वीणा की जो आविष्कार है ना ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा जो वो किया गया था और ये जो आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट है ना ये आपके मोहन वीणा से संबंधित है। अगर वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजन, एन.आर. मुरलीधरन, एम चंद्रशेखर, विजय जोग, लालगुड़ी जयरामन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके वायलिन वादक से है। घटम की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए टी.एच. विनायक राम, ई.एम. सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है आपके घटम से है। मृदंगम की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा रॉय, उमल्यापुरम शिवरामन, इनका जो संबंध है आपके मृदंगम से है। मैंडोलिन वादक की बात कर ले तो देखिए श्रीनिवास जो है ये आपके मैंडोलिन से है। पखावाज में आपके तोताराम शर्मा जाते हैं। अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ये आपके सूर बहार से है। इसके अलावा अगर ब्रजभूषण काबरा के बारे में पूछा जाए तो देखिए ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है ना ये गिटार वाद्ययंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान को जो है भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है इसे अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भारत का संविधान जो है ये कब प्रभावी यानी लागू कब हुआ था। तो देखिए भारत का संविधान जो लागू है ना ये आपके 26 जनवरी 1950 को जो वो लागू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो है अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां कितनी थी। तो देखिए भारत के संविधान में मूल रूप से जो आपके अनुच्छेदों की संख्या थी वो आपका 395 था। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो भाग जो आपके कितने थे तो 22 भागों में जो आपका विभाजित था और 8 अनुसूचियां थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो देखिए वर्तमान में जो संविधान में अनुच्छेदों की अभी संख्या है ना वो भी आपका 395 ही है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 470 अनुच्छेद हो गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका 395 ही अनुच्छेद है जो आपके क्लोज आते हैं ना, जैसे कि अनुच्छेद 21 का क्लोज ए हो गया। इस प्रकार से मिलाकर जो आपके 470 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन 395 ना दिया रहे तब आपको जो है 470 ठीक करना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर वर्तमान में भागों की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में आपके 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान जो है ये आपका मूल रूप से अंग्रेजी में जो इसे लिखा गया था और संविधान पर हस्तलिखित जो ये किसने किया था। तो देखिए प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने जो है भारतीय संविधान को जो है ये हस्तलिखित जो है वो किया था। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में जो ये किसे जाना जाता है तो देखिए भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और संविधान सभा का गठन ये जो कब हुआ था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा का जो गठन है ना ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो ओवरऑल जो साक्षरता दर रहा था ना वो आपका 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 96.1% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 92% रहा था। तो महिला में आपका केरल ही करेक्ट आंसर होगा। और पुरुष में भी अगर पूछ ले तो देखिए ओवरऑल ही जो आपका सबसे साक्षरता दर वाला राज्य रहा है वो भी आपका केरल ही रहा है। वहीं अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य या फिर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य की बात कर ले तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना ये आपका बिहार राज्य है। बिहार का जो आपका लिटरेसी रेट रहा था ये आपका पुरुष का जो ये आपका 71.2% रहा था और महिला का जो है ये आपका 51.5% रहा था। महिलाओं में जो दूसरा सबसे कम जो आपका राज्य आता है ना वो आपका राजस्थान राज्य आता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत के साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना वो आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था
और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो केंद्र शासित प्रदेश से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना में अगर केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ राज्य ना देकर जो है केंद्र शासित प्रदेश अगर सिर्फ पूछ दिया जाए तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका साक्षरता में सबसे आगे रहा था ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 91.85% रहा था। तो आप ये क्रम जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपका केरल रहा था, उसके बाद लक्षद्वीप का रहा था, उसके बाद आपका मिजोरम का रहा था, चौथे स्थान पे जो आपका गोवा राज्य रहा था, पांचवें पे जो आपका त्रिपुरा रहा था और छठे पे जो आपका दमन और दीव रहा था। यहाँ से भी आपके प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया था कि दूसरे स्थान पे आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है साक्षरता दर में आगे रहा था, तो ये आपका दमन और दीव का रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि लिएंडर पेस का संबंध ये जो आपका किस खेल से है। तो देखिए लिएंडर पेस की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय टेनिस खिलाड़ी है और टेनिस में भी कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं तो ये आपके लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रहा था कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी 2023 से जो है एस अब्दुल नजीर जो है ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो एस अब्दुल नजीर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके एस अब्दुल नजीर थे ना जो आपका राम मंदिर का जो फैसला आया था 2019 में उसके जो ये जज भी रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि टीसीएस के द्वारा यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका 2019 में जो आपका राम मंदिर पर लेकर जो आपका फैसला आया था उसमें पूछा गया था कि एकमात्र मुस्लिम जज वो कौन थे। तो देखिए एकमात्र जो आपके मुस्लिम जज थे ना वो यही थे एस अब्दुल नजीर। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर वर्तमान में अन्य अगर बात कर ले अन्य राज्यों के बारे में जैसे कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो ये आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। अरुणाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना ये आपके पेमा खांडू है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में आपके राज्यपाल कौन है तो ये जो आपके कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। असम के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में आपके जो है हिमंत विश्व शर्मा है और यहाँ के जो राज्यपाल है ये आपके गुलाब चंद्र कटारिया है। बिहार की अगर बात करें तो ये नीतीश कुमार है और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल है ये आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलिंकर है। छत्तीसगढ़ के अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर ले तो देखिए यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हाल ही में चेंज हुए हैं विष्णुदेव साई। इनका आपको नाम याद रखना है। विष्णुदेव साई जो है ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो वो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल की अगर बात कर ले तो बिश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल है। वहीं अगर दिल्ली की बात कर ले तो देखिए दिल्ली में तो आपके राज्यपाल नहीं उप राज्यपाल होते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं क्योंकि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना वहाँ पर राज्यपाल नहीं आपके उप राज्यपाल होते हैं। तो विनय कुमार सक्सेना जो यहाँ के वर्तमान में उप राज्यपाल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये आपके अरविंद केजरीवाल है। गोवा की अगर बात कर ले तो वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है ये आपके प्रमोद सावंत है और यहाँ के जो राज्यपाल है ना ये आपके पीएस श्रीधरन पिल्लई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे में सभी 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के जो है आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची जो आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में जो वो देखने को मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके जो है ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि साउंड यानी ध्वनि का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए साउंड का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना वो आपका डेसिबल होता है। तो डेसिबल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि बोनालू ये जो किस राज्य का एक वार्षिक त्योहार है। तो देखिए बोनालू की बात कर ले तो ये जो आपका तेलंगाना का जो है एक वार्षिक त्योहार है। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बोनालू त्योहार है ना ये आपके हिंदी महीने के किस मास में मनाया जाता है। तो ये जो आपका आषाढ़ मास यानी ये जो आपका जुलाई और अगस्त के महीने में जो इसे मनाया जाता है और ये जो त्योहार है ना वो आपका 1 महीने तक जो वो चलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बोनालू उत्सव में जो है आपके महाकाली देवी की जो है पूजा की जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का जो है एक नृत्य है। तो देखिए ऑप्शन में आपका एक कथक दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कथक है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी ये सभी जो नृत्य है ना ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में आपका एक ईगल दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ईगल टर्म है ना ये आपका गोल्फ खेल में जो प्रयोग किया जाता है ना कि क्रिकेट में इसे प्रयोग किया जाता है। तो ईगल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले अन्य शब्दावली की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए मिड इन ओवर, फॉलो ऑन, इसके अलावा एसेज, कैच, बॉल, स्टंप, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नोट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवर थ्रो, इसके अलावा वाई, लेग कवर ये सभी जो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित टर्म है। तो क्रिकेट से टर्म से रिलेटेड जो भी टर्म आएंगे वो तो आप इजीली लगा लोगे। तो टर्म से रिलेटेड भी जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप इसे भी जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ना ये कितनी हो सकती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अनुसार राज्य की विधानसभा में अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र में जो सदस्यों की संख्या है ना वो आपका 500 हो सकता है और कम से कम अगर पूछा जाए तो ये जो आपके 60 निर्वाचन क्षेत्र जो वो हो सकते हैं। तो सबसे आपका ज्यादा पूछा गया था कि कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है। तो 500 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 333 के प्रावधान को जो है वो आपका समाप्त कर दिया गया है जिसमें आपके एक एंग्लो इंडियन को जो राज्यपाल जो वो नियुक्त करते थे विधानसभा में। तो ये जो आपका समाप्त कर दिया गया है और किस संशोधन के तहत जो है समाप्त किया गया है। तो देखिए 104वें संशोधन अधिनियम के तहत जो इसे समाप्त किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 331 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा के 2 सदस्यों को जो है वो नामित कर सकते थे, लेकिन अब इसे भी जो वो समाप्त कर दिया गया और इसे भी जो आपका 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो समाप्त किया गया जिसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के जो आरक्षण था ना उसे जो वो आपका समाप्त कर दिया गया है। और 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित है तो इसमें जो आपके एससी और एसटी कैटेगरी आते थे ना उनके आरक्षण को जो है ये आपका 10 साल तक जो वो बढ़ा दिया गया है। तो ये फैक्ट भी
आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि नेहरू ट्रॉफी से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, अब एक्जैक्टली ये प्रश्न पूरा नहीं मिल पाया है। कुछ बच्चों ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू हॉकी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अगर जवाहरलाल नेहरू टूर्नामेंट के बारे में अगर पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू टूर्नामेंट है ना, ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। अगर सिर्फ नेहरू कप के बारे में पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका नेहरू कप है ना, ये आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। और वहीं अगर नेहरू ट्रॉफी का संबंध अगर पूछा जाए तो देखिए नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है ना, ये आपके नौका दौड़ से है। तो बच्चे बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा गया था, तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि वर्तमान समय में भारत के दूसरे सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये कौन है। तो देखिए भारत के जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, ये आपके लेफ्टिनेंट अनिल चौहान है। तो अनिल चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे, तो ये आपके जनरल बिपिन रावत थे। और ये दोनों ही जो है ये आपके उत्तराखंड राज्य से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनरल बिपिन रावत की जो है आपका हेलीकॉप्टर दुर्घटनावश में जो है 8 दिसंबर 2021 को जो है इनका निधन हो गया था। और इन्हें 2022 के लिए जो है पद्म विभूषण पुरस्कार भी जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है, तो ये आपके मानिक शाह हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति कौन है, तो ये आपके प्रकाश श्रीवास्तव हैं। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो ये आपके जो है तुषार मेहता है। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये जो आपके ऋतुराज अवस्थी हैं। वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो देखिए वर्तमान में जो आपके यूपीएससी के अध्यक्ष है ना, ये आपके मनोज कुमार सोनी है। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये आपके हीरालाल सिमरिया हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये जो आपके परवीन कुमार श्रीवास्तव है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि जनगणना 2011 का जो है थीम यानी विषय जो वो पूछा गया था। तो देखिए जनगणना 2011 का जो आपका थीम रहा था ना, वो आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य रहा था। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना 2011 ये जो कितने चरण में कराया गया था। तो देखिए जनगणना 2011 जो है ये आपका 2 चरणों में कराया गया था। और इसका जो मैस्कट रहा था ना, यानी शुभंकर क्या रहा था, तो ये आपका शिक्षिका रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनगणना 2011 जो है ये आपका 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। इसके अलावा जनगणना 2021 की बात कर ले तो देखिए जनगणना 2021 में आपका कराना था, क्योंकि जनगणना जो होता है वो आपके 10 वर्ष के अंतराल पर करवाया जाता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है आपका 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था, जो कि आपका 2023-24 में कराया जा रहा है। जिसमें इसका जो थीम रखा गया था ना, वो आपका जन भागीदारी से जन कल्याण जो वो रखा गया था। और इनके जो महापंजीयक यानी वर्तमान में या फिर 2021 में जो आपके महापंजीयक थे वो आपके मृत्युंजय कुमार नारायण थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि जनगणना के महापंजीयक कौन है, तो ये आपके मृत्युंजय कुमार नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि आरबीआई के निम्नलिखित में से जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए बेसिकली आपका आरबीआई के कार्य के बारे में पूछा गया था। तो देखिए आरबीआई के जो कार्य होते हैं ना, वो आपके प्रतिभूतियों को लेन देन करना या फिर मौद्रिक नीति बनाना, ये सभी जो आपके आरबीआई के कार्य होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अमृतसर की संधि, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अमृतसर की संधि ये जो कब हुआ था। तो देखिए अमृतसर की संधि की बात कर ले तो ये जो आपका 1809 में हुआ था। और किन के मध्य हुआ था, तो देखिए अमृतसर की जो संधि है ना, ये आपके महाराणा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मध्य हुआ था। और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके मिंटो प्रथम थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो चार्ल्स मेडकॉफ थे ना, इन्हें जो भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी जो वो कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता जो ये किसे कहा जाता है, तो ये आपके चार्ल्स मेडकॉफ को जो वो कहा जाता है। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुआ था ना, ये आपका 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो